अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और आज का हमारा टॉपिक है सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, हमें देखना है कि एपीपी क्या है, एक्यूट फेज़ प्रोटीन क्या है या एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट क्या होते हैं, एपीपी कैसे प्रोड्यूस होती है, एपीपी की एग्जांपल क्या है और एपीपी की आगे टाइप्स क्या हैं। एपीपी प्रोटीन्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो हमारे पास सीआरपी है। ठीक है, सीआरपी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, एक्टिवेशन ऑफ सीआरपी, सीआरपी कैसे एक्टिवेट होती है, सीआरपी क्यों एक्टिवेट होती है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीआरपी क्या है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं सीआरपी पे इफेक्ट करते हैं, सीआरपी को डिटेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या हैं, सीआरपी की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है और हाई सेंसिटिव सीआरपी क्या होती है। बेसिकली एपीपी होती है एक्यूट फेज़ प्रोटीन या एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट। ठीक है, ये एक प्रोटीन की क्लास है। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन की क्लास है। ठीक है, बेसिकली जब भी हमारे जिस्म में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस आता है, सपोज ट्रोमेटिक इंजरीज, पोस्ट पैथोलॉजिकल इंजरीज, ठीक है, देन उसके रिस्पॉन्स में जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उस इन्फ्लेमेशन में, ठीक है, इस इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे पास जो ये प्रोटीन होती है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मकदार जो है नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जो कि शो करती है हाँ जी आवर बॉडी इज़ इन अ रेड अलर्ट, रेड जोन एरिया और इन अ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी ट्रॉमेटिक इंजरी और मे बी अ पैथोलॉजिकल इंजरी। ठीक है, तो इस रिएक्ट करने वाली प्रोटीन को इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस के अगेंस्ट, इसको हम कहते हैं एक्यूट फेज़ प्रोटीन और एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट। अब एक्यूट फेज़ प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, एक्यूट फेज़ प्रोटीन को टू वे में कैटेगराइज किया गया है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव एपीपी होती है और नेगेटिव एपीपी होती है। पॉजिटिव एपीपी से मुराद है कोई भी स्टिमुलस आया हमारे पास, पोस्ट इंजरी हुई, पोस्ट पैथोलॉजिकल इंजरी हुई, ठीक है, इट्स मीन दैट कि हमारे पास एपीपी का लेवल प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास वो इंजरीज रिकवरीज़ की तरफ हैं तो एपीपी का लेवल जो होगा प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा स्टिमुलस के अगेंस्ट। ओके, सो एपीपी जो है तकरीबन किसी भी इंजरी के रिस्पॉन्स में, ठीक है, किसी भी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में या किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती होती है। 1 to 2 आवर्स के अंदर हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सो हमारे पास जो है एपीपी जिसका हमने डिस्कस किया है, एक्यूट फेज़ प्रोटीन, एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, सीआरपी कहते हैं। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है या वन ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो स्पेसिफाई करता है जिसमें होने वाले किसी भी नॉक्शियस स्टिमुलस को जो कि हमारी बॉडी में हार्मफुल रिएक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी पैथोलॉजिकल इंजरी हुई है, ठीक है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन, व्हाटएवर, जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल स्टिमुलस आया है, नॉक्शियस स्टिमुलस आया है, उसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन हुई है, उस इन्फ्लेमेशन में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो कि एक डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर मार्कर है, उसमें रिस्पॉन्ड करने वाला एक मॉलिक्यूल है जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। बेसिकली इसको बनाने का जिम्मेदार अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में जो है वो लीवर को रखा है, और लीवर के महसूस यूनिट ऑफ सेल को रखा है जिसे हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट्स जो है वो इसका प्राइमरली इब्तदाई तौर पे इसको बनाता है। ठीक है, जो कि हेपेटोसाइट्स में मौजूद न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम नंबर 1 का शॉर्ट आर्म जिसके ऊपर सीआरपी जीन होती है, सीआरपी जीन दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग अ सीआरपी प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, by a specified mechanism. That mechanism is called transcription, translation, and a few amino acids to make these protein, that is called CRP. Okay, and which factors at the transcriptional levels are most important to regulate CRP?
सो एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जब ये प्रोटीन बन रही होती है, जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, दैन अमाइनो एसिड्स आके लग रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर फैक्टर्स हैं जो कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर आकर जुड़ते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोटीन को रेगुलेट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं इसको सिंथेसिस करने के लिए, इसको बनाने के लिए, और वो साइटोकाइंस हैं। एंड साइटोकाइंस में मौजूद स्पेसिफाइड 2 मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन 6 होती है और इंटरल्यूकिन 1 होती है। यानी कि ये 2 मार्कर इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 जो कि एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट और एम्पलीफाई टू मेकिंग CRP protein, C-reactive protein, which level? At transcriptional level during inflammatory response. Which response? During inflammatory response. Suppose करते हैं अगर हमारे पास साइटोकाइंस नहीं बनते, ठीक है, या इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इट्स मीन दैट एम्पलीफिकेशन ऑफ CRP भी क्या होगी, कम होगी। इट मे बी टू कॉज एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। सो it is really very important and responsible molecular diagnostic amplificatory molecules that are interleukin 6 and interleukin 1, which are responsible to regulate CRP at the level of transcription level in nuclear genome in hepatocytes, to regulate CRP against any noxious stimuli during response of inflammation. And when जब ये हमारे पास नॉक्सियस स्टिमुलस आता है, नॉक्सियस स्टिमुलस जो हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन के दौरान हेपेटोसाइट जो होते हैं एट अ ट्रांसक्रिप्शन लेवल इंटरल्यूकिन 6 इंटरल्यूकिन 1 के रिस्पॉन्सिबिलिटी में CRP को बनाते हैं और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो कितनी जो है हमारे ब्लड में इसकी नॉर्मल रेंज होती है विदाउट एनी नॉक्सियस स्टिमुलस। हमारे ब्लड में CRP की नॉर्मल रेंज जो होती है, कोई भी जब कोई नॉक्सियस स्टिमुलस नहीं आया तो वो 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है, दैट विच इज़ अ लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। हमारी अभी स्पॉट में बैठा हुआ हूँ एज बीइंग अ नॉर्मल पर्सन विदाउट एनी नॉक्सियस स्टिमुलस, किसी भी नॉक्सियस स्टिमुलस के बगैर मेरी बॉडी में जो CRP का नॉर्मल लेवल होगा वो कितना होगा, लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन जैसे ही कोई इम्यून रिस्पॉन्स आया, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, कोई पैथोलॉजिकल इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होगी, तो उस दौरान इन्फ्लेमेशन में मौजूद इसका लेवल CRP का लेवल क्या हो जाएगा, दैट विच विल बी द ग्रेटर दैन 10 मिलीग्राम पर लीटर। जिसको फॉस्फोकोलिन भी कहते हैं, फॉस्फोटाइलकोलिन भी कहते हैं। तो देन व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स इन आवर बॉडी जस्ट लाइक अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, दैट इज़ अ बैक्टीरिया टू कॉज निमोनिया। व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू एनी सिस्टम थ्रू एनी वे that has a surface membrane to have this molecule just like the phosphocholine, and the phosphocholine is responsible to increase the affinity for CRP molecule, that which is giving a signals to the liver cell, that which is making the CRP level that which is really highest affinity, that which is greater than its normal amount। यानी कि वो highest affinity में जब भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा, that this is liver cells को वो स्टिमुलस देगा, देन लिवर सेल्स क्या होंगे, उनके हेपेटोसाइट जो होंगे क्या करेंगे कि वो CRP को उसकी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे ब्लड कंसनट्रेशन में, प्लाज्मा कंसनट्रेशन में इंक्रीज़ होगी, दैट विच इज़ रियली शोइंग दैट कि हमारी जिस्म के अंदर जो है वो क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई ना कोई पैथोलॉजिकल इंजरी चल रही है, ठीक है, ये चीज़ शो करेगी, ठीक है। सेकेंड कौन सा ऐसा लिगेंड है, कौन सा ऐसा लिगेंड मॉलिक्यूल है दैट विच इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल टू हाईएस्ट एफिनिटी फॉर CRP, कि किसके साथ CRP लाइगेशन करेगी। उसमें हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स आती हैं, यूकैरियोटिक्स के सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोटाइडलकोलिन। Sphingomyelin and phosphatidylcholine. Sphingomyelin that is really responsible to making a nerve cell sheath, axon fibers, all right, in a human beings, and there is also there is also concentration that is responsible to make a cell membrane molecular compartments, just like the sphingomyelin and phosphatidylcholine. These are just 2 molecules and 2 बाइंडिंग लिगेंड मॉलिक्यूल्स फॉर हाईएस्ट एफिनिटी फॉर CRP। ये 2 ऐसे स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल के मिक्सर हैं यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में, जिसके साथ सबसे ज़्यादा CRP क्या होती है, बाइंड होती है ड्यूरिंग एन पैथोलॉजिकल इंजरी, ड्यूरिंग ट्रॉमेटिक इंजरी। एंड
व्हाट इज़ एन अदर कॉम्प्लेक्स CRP सेल्फ लिगेंड मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा भी CRP के खुद के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके साथ CRP बाइंड करता है, जिस लाइक एज अ CRP अगर प्लाज्मा में ज़्यादा कंसनट्रेशन मौजूद है तो प्लाज्मा लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये हमारे डैमेज सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास सेवरल फॉस्फोलिपिड्स होंगे उसके साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के कंपोनेंट्स होंगे उनके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ वो सेल्स जो क्या होंगे जिनकी अपोप्टोसिस हो रही होगी, ठीक है, सिस्टेमिक डैमेज हो रहा होगा जिनका, उनके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। सिस्टेमिक डैमेज हो रहा होगा जिनका, उनके साथ माइटोटिक डैमेज हो रहा होगा जिनका, उनके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें बताएगा कि बॉडी में क्या है, बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेजिंग स्टार्ट है, दैट विच इज़ इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड ये इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। CRP इंक्रीजेज एम्पलीफिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ड्यूरिंग एनी नॉक्शियस स्टिमुलस, ठीक है। और किन किन के साथ बाइंड होता है मैंने आपको बता दिया है। फॉस्फोटाइडल कोलिन के साथ बाइंड होता है, फॉस्फोकोलिन के साथ बाइंड होता है। जो बैक्टीरिया भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन मौजूद 2 ऐसे केमिकल फैक्टर्स होते हैं, स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन, जिनके साथ ये बाइंड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अपने सेल्फ लिगेंड्स कॉम्प्लेक्सेस के साथ बाइंड होते हैं, यानी कि प्लाज्मा में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लाज्मा में मौजूद जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ बाइंड होता है। इसलिए तो प्लाज्मा लिपोप्रोटीन, डैमेज सेल मेम्ब्रेन, सेवरल फॉस्फोलिपिड्स एंड स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, अपोप्टोटिक सेल्स। इसके अलावा जो CRP है वो बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स के साथ या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस के साथ भी बाइंड होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड्स हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक या प्लांट पार्टिकल हो गए जिनके सेल कंपोनेंट के साथ सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के साथ क्या होता है जी जुड़कर वो हायर एफिनिटी शो करता है। जैसे हमने बात की थी बैक्टीरिया में फॉस्फोकोलिन है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में स्फिंगोमाइलिन है, ठीक है, फॉस्फोटाइडल कोलिन है, ठीक है। These are the extrinsic molecules that were defined that was present on the cell surface of the bacteria, eukaryotic cell membrane, and any other factor to have for a highest ligand ligation binding affinity for CRP, that this CRP is possible to bind to amplify the inflammatory reaction. सो नेक्स्ट वे कि हमारे पास CRP कैसे एक्टिवेट होती है। CRP क्या करती है, लिगेंड के साथ बाइंड होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस के साथ इन्फ्लेमेशन में अटैच्ड होती है, जिसमें C1 की वो अटैचमेंट आती है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन के दौरान एक कैस्केड एक्टिवेट होता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कैस्केड कहते हैं, ठीक है। और इसकी फुल डिटेल आपको इन्फ्लेमेशन प्री रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें मिल जाएगी। जी आगे फंक्शन ऑफ CRP की बात की गई थी। एंटी इन्फेक्टिव फंक्शन होता है CRP का, यानी कि मैंने आपको बताया कि CRP क्या कहती है, कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारी बॉडी में फेगोसाइटोसिस होती है, कोई बैक्टीरियल पार्टिकल, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, कोई फंगल पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, तो साथ ही फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के दौरान जो हमारे पास होती है ऑप्सोनाइजेशन होती है कि ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फेगोसाइटिक सेल होते हैं वो बैक्टीरियाज़ को इंगल्फ्ड करते हैं, ठीक है, और जिसमें हमारे पास CRP जो होती है उसको एम्पलीफाई करती है ऑप्सोनाइजेशन मॉलिक्यूल को बाय एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड सिस्टम, जो कि हमारे पास बैक्टीरियाज़ को इंगल्फ करता है और इन्फ्लेमेशन को एम्पलीफाई करता है, इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, ताकि उन बैक्टीरियाज़ को क्या किया जा सके, किल किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या करती है, ये क्लासिकल पाथवेज यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इन्फ्लेमेशन में मौजूद क्लासिकल पाथवेज को एक्टिवेट करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। CRP एड्स इन प्रिवेंटिंग सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यानी कि कोई भी CRP जो होती है वो हेल्प करती है किसी भी सिस्टेमिक ऑर्गन में मौजूद इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी हमारे पास सिस्टेमिक ऑर्गन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन किसी हद से ज़्यादा ना हो, या कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी पैथोजेनेसिस ना कर सके और ना ही टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके और हमारे सिस्टेमिक ऑर्गन्स को बचाया जा सके, ठीक है। इस वजह से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी शो करती है। इसके अलावा हमारे बॉडी में मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बिल्कुल स्मूथ ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें कोई इंजरीज़, कोई ट्रॉमा, कोई पैथोलॉजिकल इंजरी नहीं हुई होती, ठीक है, उनके साथ CRP जो होती है वो वाइट ब्लड सेल्स को नहीं एडहर होने देती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ताकि इन्फ्लेमेशन रिएक्शन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ना हो सके, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास CRP का ये भी है, ठीक है। CRP जो होती है वो हमारे पास क्या करती है, स्टिमुलेट करती है मोनोसाइट्स को, जो कि क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि CRP स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोनोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है।
दैट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, और इनकी एम्पलीफिकेशन को, मोनोसाइट्स की एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल की एम्पलीफिकेशन को कौन स्टिमुलेट करवाती है? CRP स्टिमुलेट करवाती है, ठीक है। उसके अलावा इसका कौन सा एक्शन है? इसका स्कैवेंजिंग एक्शन है, सफाई करती है सेल्स की। CRP जो है नॉर्मल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं होती है, ठीक है, वो पहले भी बात हो चुकी है। CRP डैमेज सेल्स के साथ, नेक्रोटिक या पोप्रोटिक सेल के साथ जब बाइंड होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है इन्फ्लेमेशन के दौरान, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को इनिशिएटिंग करवाती है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और मोनोसाइट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं ताकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकें और इन्फ्लेमेशन को कम से कम कर सकें, और क्या कर सकें, साथ में आपके जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें या वायरस जो भी हैं उन्हें किल कर सकें बाय द हेल्पिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस मेथड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि CRP को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं इन अ लैब। तो देयर इज़ सेवरल डिटेक्शन मेथड्स दैट इज़ कॉल्ड ELISA, इम्यूनो ट्यूब्रिमेट्री मेथड, रैपिड इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड एंड विजुअल एग्लूटिनेशन मेथड। ठीक है, दीज आर द वेरियस मेथड्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द CRP level, the CRP protein in our plasma concentration. Alright, and next is that what will be the clinical importance of CRP. CRP जैसे चूँकि हमें पता है कि किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जो है उसका लेवल रेज होता है ताकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो कर सके और इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, यानी कि जितने भी ऑटोइम्यून रिएक्शन हैं, ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रेडिक्टिव इन कोरोनरी इवेंट्स लाइक कोरोनरी इवेंट्स के अंदर हमारे पास स्टेबल एंजाइना हो गया, ठीक है, स्पेशली अनस्टेबल एंजाइना हो गया, ठीक है। इन सारे ये प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रो थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स के अंदर जो होती है क्या, ये इसका लेवल CRP का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन से पहले ही, जब इन्फ्लेमेशन होनी होती है उसके पहले ही CRP का लेवल बढ़ रहा होता है। ये प्रो थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स, यानी कि जब हमारे पास थ्रोम्बोसिस होनी होती है उससे पहले CRP का लेवल हाई होता है, जो कि हमें बताता है कि कार्डिक इवेंट्स डिस्टर्ब होने वाले हैं, ठीक है। माइल्ड एलिवेटेड ऑफ CRP लेवल्स कब बढ़ते हैं? थोड़े, यानी कि बिल्कुल लो लेवल से माइल्ड कब आते हैं? जब कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें इसलिए आता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, स्क्लेरोडर्मा, जॉर्जियन सिंड्रोम, dermatomyositis and polymyositis. These are the autoimmune disorders when the CRP levels higher than it's a mild to moderate level, okay. And CRP का लेवल जो है नॉर्मलाइज कब होता है? CRP जो होती है जब हम CRP इंक्रीज़ होती है, वी हैव टू गिव antibiotics against any bacterial infection or maybe antifungal antibiotic against any antifungal infection, and that which is a given antibiotics that is really a helpful tool to reduce the CRP level to its normal level, ठीक है। कि ये जो होती है जब हम एंटीबायोटिक थेरेपी करते हैं तो दैट इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल टू enhance the immunity, when enhance the immunity to produce the antibodies against the antigen of bacteria and fungal particle that which is engulf that and debride that, and when जब उसको debridement हो रही होती है उनकी या उनकी इंगल्फमेंट हो रही होती है, तो दैन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसके अगेंस्ट एंटी इन्फ्लेमेशन CRP लेवल ज़्यादा हायर होता है, जिसकी वजह से जैसे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ होती है दैट विच रिड्यूस द लेवल ऑफ CRP फ्रॉम इट्स हाई लेवल टू द नॉर्मल लेवल। जी, इन अनदर केस ट्रांसप्लांट केसेस के अंदर भी जो है हमारे पास द लेवल ऑफ CRP हैज़ बीन इंक्रीज्ड सच एज ट्रांसप्लांट केसेस ओवर द हार्ट एंड the renal transplant cases. So there is a question is raised why CRP level has been increased during a transplant case, because any other human being organs that which has been transplanted, which is really any foreign particles to being a body immune system response as being as a foreign invader, that which is really responsible to increase inflammation level, and that's why during inflammation hepatocytes amplify the CRP level, that which is damaging the over transplanted organs like as a heart or maybe a kidney or maybe a liver. That's why the CRP level has been elevated to really cause the graft versus host disease. That's why just to become body rejects the transplanted organs majorly. Another clinical importance of CRP is any thrombotic infections, just like as a sinus thrombosis and cerebral vein sinus thrombosis. CRP level has been increased
and give a very poor prognosis level. Another term is just like as a gained cell arthritis, thrombocytosis, and platelet activities that which is really greater than 4 lakh per microliter has been increased the level of CRP during this condition that which is greater than 2.4 milligram per dl, but the normal concentration is 10 milligram per liter. But thrombocytosis at the micro level of the giant cell arthritis, the CRP level should be increased greater than 2.45 milligram per dl have been found to be the strongest laboratory prediction of the positive temporal artery biopsy. Another case where CRP level has been increased during a pancreatitis, and that which has a peak level of CRP after the onset of 3 days of pancreatitis, and it will be the really very important duration is 48 hours sensitivity, really rating about 65 to 100%. The PPP level 37 to 77%. The level of CRP during a pancreatitis in a 48 hours must be seen in patient lab report is 150 milligram per liter, and that which is has to show the clinical severity of the patient disease during a pancreatitis. Similarly, another the type of CRP when we have to discuss right now, high sensitive CRP protein. Just like as a normal CRP, that which is really responsible against noxious stimulus at the level of vital organs, and one of the most major vital organ is called cardiac events in the cardiac organs in the heart. And when a damage in the heart, maybe in cause of any noxious stimulus, any cardiac illness, any cardiopulmonary disorder, a very specific protein that which is called C-reactive protein to produce at its really sensitive level, that is called high sensitive C-reactive protein, and it is also called a really acute phase reactant, and it is more sensitive than that of any other organ damage. And when it will be just really important molecular diagnostic molecule that has been seen in the CVDs events, just like as a stroke, CVDs, cardiovascular disorders, PVD, peripheral vascular disorders. It also adds to the predictive value of the total cholesterol, HDL cholesterol for the future events. When we have to check out the CRP level, HSCRP level, with respect to the complete lipid profile is really important is that when the hypercholesteremia, hyperlipidemia, to showing that at the which level of the cardiac injuries has been going on inside the human body, inside the illness patient, to increase the level of high HSCRP, that which is really going towards a myocardial infarction events. And it also be showing to see the determining the risk level of hypotension to increase the HSCRP level to cause cardiomyopathy in a patient. So to reduce the level of the cardiac muscular function, to damaging the cardiovascular fibers, that which is increase the really inflammation to shown in the cardiac muscles to cause cardiomyopathy at the level of the severe hypotension to increase the higher sensitivity of the CRP level in a patient. So at the CVD risk classification, at the risk level, what should be the low level during CVD risk, what is the intermediate, and what will be the highest level of the CRP. In the low level, that was less than 1.0 milligram per liter. In the intermediate level, 1.0 to 3.0 milligram per liter, and the highest, very highest sensitivity show the really major cardiac illness events that was really greater than 3.0 milligram per dl. CVD risk assessment guidelines for CRP really responsible to shown by the American Heart Association. सो कोई भी CVD लेवल, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या इवेंट जब भी स्टार्ट होता है, तो हमारे पास जो हाई सेंसिटिविटी CRP होती है उसकी जो क्लासिफिकेशन लेवल होती है सीरम के अंदर, जो उसकी लेवल और ड्यूरेशन होती है, दैट विच आल्सो स्टार्ट विद इन 48 आवर्स, and there is increased or capturing the spike level, that which is increasing the CRP level at the initiating level. When in a 72 hours it will be achieving its peak level, and after a 7 days to become the cardiac events, it will be the
highest level to become a moderate, moderate to low level to become negative to its normal concentration of the HSCRP. So if CRP when becomes to fill its normal level in a 7 days to indicate that there is a really very majorly damaging in the cardiac organs or the cardiac events or in cardiac vascularity to increase the most damage or most necrosis in a cardiac muscular fibers or the cardiac events or the cardiac organs, cardiac tissues. Or if absence of CRP increases, that's mean that to raise the question of the necrosis prior to 2 to 10 days. If the CRP level, that which will be never to its a normalization, never come into back its a normal concentration in the plasma level to become sure that there is severity to increase the damaging in the heart muscles to cause necrosis of the heart fibers. So we have to discuss about the acute phase protein, acute phase expectant protein, and the types of one of the majorly important molecular inflammatory marker that is called CRP, and the types of CRP, classification of CRP with respect to has to clinical importance of CRP. We have to study high sensitive CRP protein. So this is just become of the very important molecular inflammatory marker that we just specify, but not to confirmatory, not to confirmation of the important diagnostic tool that which have to going towards the next test procedures, radiological test, radiological assessments, and most important blood assessments in the pathological of the labs. सिर्फ हमारा CRP को डिस्कस करने का मकसद ये था कि CRP जो है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफाई मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मार्कर है जिसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमें इन इवेंट्स के बारे में बताता है कि इवेंट्स हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेकिन इट इज़ अ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। इसकी वजह से हमें फर्दर आगे मज़ीद अच्छे और क्वालिफाइड टेस्ट की तरफ अप्रोच करना पड़ता है, जैसे हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं और फर्दर पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट आते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। आपकी फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आनी है तो वो बताइएगा, ठीक है। इसको फर्दर डिटेल में जो लोग जो मेडिकल स्टूडेंट्स मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। रिगार्ड्स, डॉक्टर उस्मान।